सीटेट पेपर टू मैथ्स पेडागोजी के लिए बहुत ही यूज़फुल यह वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि सीटेट में आ चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अभिगृहित के बारे में इसमें दिया गया है कि अभिगृहित प्रस्ताव जिन्हें मान लिया जाता है अभिगृहित विशेष प्रमेय है। अभिगृहित के बारे में इसमें पूछा गया है, कथनों को पढ़ना है और फिर कौन सा जो कथन है वो सही है उसके बारे में हमको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं कि अभिगृहित के बारे में बता देते हैं कि अभिगृहित क्या होता है। देखिए क्या है कि गणित में हर एक चीज़ का प्रमाण होता है, लेकिन जो अभिगृहित एवं स्वयंसिद्ध ऐसे अपवाद होते हैं जिन्हें बिना किसी प्रमाण के ही स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है जी, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि अभिगृहित और स्वयंसिद्ध क्या होते हैं, ऐसे अपवाद होते हैं जिन्हें बिना किसी प्रमाण के ही हम स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है ना, गणित में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मानते हैं कुछ भी चीज़। ठीक है, तो अब यदि हम अभिगृहित है, अभिगृहित को यदि सिद्ध कर दें तो वह क्या बन जाएगा, प्रमेय बन जाएगा। ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं विकल्प को और उत्तर देने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहला ऑप्शन है कि अभिगृहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है। ठीक है जी, अभिगृहित क्या है, प्रस्ताव जिन्हें मान लिया जाता है। और अभिगृहित विशेष प्रमेय है, नहीं है जी, ये प्रमेय नहीं है। जब हम अभिगृहित को सिद्ध कर देंगे तब यह प्रमेय बनेगा। ठीक है, अभिगृहित को सिद्ध कर अभिगृहित परिभाषाएं हैं, तो देखिए जो अभिगृहित है वो परिभाषा नहीं है। ठीक, और इसमें जो दिया गया अभिगृहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए और डी विकल्प वाला हो जाएगा। ठीक है जी, ए और डी। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से जो ए और डी है वो हमें कहाँ पर मिलता है। तो ऑप्शन ए के अंतर्गत हमें क्या है, ए और डी मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन है वह सही है। ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे आते हैं उनके बारे में पूछा गया है कि उनके बारे में कौन सा जो कथन है वह सही है। ठीक है, तो चलिए अब हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देखिए बी ऑप्शन, आप देखिए उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है। अब बताइए यदि कोई ग्रामीण क्षेत्र से आता है तो क्या उनको गणित का कोई ज्ञान नहीं होगा? यह निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, गलत है। उनकी गणित में संचारण निपुणता निकष्ट है, नहीं है जी। उन्हें विधिवत गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके पास वह उनके काम नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है जी कि जो गांव में है तो उसको गणित का प्रयोग नहीं करना होगा, ये सभी गलत हैं। इसमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ये कि उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है। ठीक है, उनके पास क्या होता है, मौखिक गणितीय परंपरा और ज्ञान की उनके पास क्या हो रहती है, प्रचुरता रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है? ठीक है जी, इसमें क्या पूछा गया है कि विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियाँ। ठीक है, जो गणित में विद्यार्थी अशुद्धियाँ करते हैं या जो त्रुटियाँ करते हैं ना, वह अधिगम का हिस्सा होता है। ठीक है जी, यदि विद्यार्थी की हम त्रुटियाँ और अशुद्धियों का अध्ययन नहीं करेंगे तो हम विद्यार्थी के बारे में नहीं जान पाएंगे कि विद्यार्थी में कहाँ कमी रह गई है। और जब हमें अगली कक्षा का आयोजन करना होगा तो जब तक हमें अशुद्धियाँ और त्रुटियों के बारे में पता नहीं होगा तो कैसे हम मतलब जो अगली कक्षा का है वो आयोजन करेंगे, क्योंकि आयोजन में हमें क्या है, विद्यार्थियों की कमियों को दूर करना है। ठीक है जी, तो चलिए इसमें से कहा गया है कि अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है। तो देखिए इसमें है कि वे अधिगम का हिस्सा, सही है जी, जो त्रुटियां हैं वो अधिगम का हिस्सा हैं। वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत है, सही है, विद्यार्थी के बारे में हमें जानकारी दे देती है। वे अध्यापिका का उसकी कक्षाओं की आयोजन तैयार करने में मार्गदर्शन करती है, सही है। अगली कक्षा मतलब हम क्या ऐसा करें जिससे जो विद्यार्थी की अशुद्धियां हैं और त्रुटियां हैं उनका निदान हो जाए, विद्यार्थी को जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आने लगे। और इसमें जो देखिए जो चौथा विकल्प है
जो चौथा विकल्प है वो ये कि उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। तो देखिए, जो विद्यार्थियों की जो त्रुटियां होती हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। और जो त्रुटियां हैं ना उनको स्रोत मानना चाहिए। ठीक। तो अब इसमें से पूछा गया था कि समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता, तो ये जो डी है उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, यह अशुद्धियों पर प्रकाश नहीं डालता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से गणित के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वह सही है। तो चलिए हम कथन पढ़ लेते हैं और बता देते हैं। गणित एक उपकरण है, सही है जी। गणित एक प्रकार की कला है, ठीक है। और गणित एक भाषा है। तो ए, बी और सी तीनों राइट हैं। अब देख लेते हैं हम, सी विकल्प के अंदर मिल जाएगा ए, बी और सी। तो ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यह सिद्ध करने के लिए कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है जी, कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, हम जानते हैं कि कर्णी 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि वह परिमेय संख्या है। ठीक है जी, हम तो जानते हैं कि वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो अध्यापक है वह यह मानकर शुरू करता है कि वह क्या है, एक परिमेय संख्या है, और आगे बढ़ते हुए यह सिद्ध कर देता है कि पूर्वानुमान संभव नहीं है। यह उपपत्ति निम्न विधि का उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण है वह किस विधि का उदाहरण है, इसके बारे में पूछा गया। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आप भी जानते हैं कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, और इसे परिमेय संख्या माना गया और फिर इसको सिद्ध कर दिया गया कि यह क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है। मतलब क्या किया गया, इसमें साक्ष्य प्रदान किया गया। तो जहाँ साक्ष्य की बात आ जाए, जहाँ साक्ष्य से स्पष्ट कर दिया जाए, ठीक है जी, तो वहाँ हम बात कर देंगे प्रतिवाद की। किसकी बात कर देंगे, प्रतिवाद की। जो प्रतिवाद होता है इसको हम विरोधाभास विधि भी कहते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है। ठीक है जी, वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है। हम इसके जो विकल्प है वो पढ़ लेते हैं। चलिए विकल्प हम पढ़ते हैं कि आकलन उत्पादन के अनुकूल और विद्यार्थी के उचित उत्तर पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है जी, उचित उत्तर पर केंद्रित होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है जी, ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि विद्यार्थियों के अनुचित उत्तरों की अधिकांशता उपेक्षा कर देना चाहिए। तो हम उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों विकल्प गलत हो गए। और अब अगला जो विकल्प है चौथा है वो ये कि विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए केवल कागज कलम वाला कार्य उपयुक्त है। तो जहाँ भी ये केवल आता है ना, अधिकतर ये नेगेटिव आंसर को दर्शाता है। ठीक है जी, कोई भी चीज़ जैसे होती है ना तो कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं होता, उसके साथ और भी चीज़ें आती है। ठीक है जी, बच्चे की जैसे वृद्धि या विकास होती है तो हम कोई एक कारक नहीं होता, बहुत सारे कारक होते हैं वृद्धि और विकास होने के लिए। तीन ऑप्शन सही नहीं है। तो अब ये जो बचता है पहला विकल्प, विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए, विद्यार्थियों का क्या है, विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक एक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। तो यह क्या है कि गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन पर यह क्या करेगा, प्रकाश डालेगा। कौन, विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना। विद्यार्थी से हम वार्तालाप करते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन है वह सही है। चलिए अब हम विकल्प पढ़ लेते हैं और हम बताएंगे कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए पहला विकल्प है, गणित लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि वे उसमें कमज़ोर होती है। ये रूढ़िवादी सोच है। ठीक है जी, कि लड़कियों पर गणित में ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। ठीक, रूढ़िवादी सोच है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है कि अनौपचारिक एल्गोरिथ्म औपचारिक गणित से निकट है। नहीं है जी, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। ये जो है ये सही है कि क्या है
कि प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। एक विकल्प शायद हमने और नहीं देखा है कि गणित एक विशेष विषय है जो विशिष्ट लोगों के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि जो गणित है वो सिर्फ विशिष्ट लोगों के लिए है, सब्जी बेचने वाला भी गणित का प्रयोग करता है। पूछा क्या गया था, गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह सही है। गणितीय अधिगम के लिए सही कथन क्या है? तो सही कथन ये है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है वह गणित सीख सकता है, उसमें सफल हो सकता है। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए अनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किया था। तो किसने अनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किया था? वो है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने अनुपातिक विवेचन की जो भूमिका है उसको उजागर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है। क्या कह रहे हैं इसमें कि एक जो विद्यार्थी है बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है जिसमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना क्या होगी? ठीक है, बीजगणित की शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा, जिसमें स्थानांतरण सम्मिलित है, तो सर्वोत्तम इसका उपचार क्या होगा? ठीक है, इसका हम उपचार ढूंढते हैं। एक मिनट, चलिए पहला विकल्प देख लेते हैं कि अन्य भाषाओं की शाब्दिक समस्याओं के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना। क्या कह रहे हैं कि अन्य भाषाओं की शाब्दिक समस्याओं के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना। अब अन्य भाषाओं की हम शाब्दिक समस्याओं के लिए प्रश्न देंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा? बच्चे को जो समस्या है वो बीजगणित की शाब्दिक समस्या को हल नहीं कर पा रहा है, तो यदि दूसरी भाषा में भी हम प्रश्न देंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, अब है दूसरा विकल्प कि छात्र को शाब्दिक समस्या का अर्थ आसान भाषा में समझाना चाहिए। तो शाब्दिक समस्या का हमें उसे अर्थ नहीं समझाना है, ठीक है, उनका हल करवाना है। समस्याएं जो हैं, जब वो बच्चा शाब्दिक समस्याओं के बारे में उसने जानकारी एकत्रित कर ली, उसके बाद वो क्वेश्चन हल कर सकता है। तो हमें क्या करना है कि शाब्दिक समस्या का अर्थ नहीं बताना है, हमें क्या करवाना है, बच्चे को जो समस्या आ रही है वो हल करने में आ रही है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। और जो इसमें जो अगला विकल्प हम देखते हैं वो ये कि संख्याओं के स्थानांतरण के अभ्यास के अधिक प्रश्न देना। अब जो बच्चा है वो हल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और अधिक हम अभ्यास के लिए प्रश्न देंगे तो भी यह फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो सबसे सही और जो राइट आंसर इसका रहेगा वो ये कि छात्र को शाब्दिक समस्या देखिए विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना। मतलब क्या है, देखिए बीजगणित की शाब्दिक समस्या को बच्चा हल नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करें, किसी और विधि का चयन कर लें। क्या करें, किसी और दूसरी मेथड से उसको समझाने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। इस तरह के वीडियोस आप और भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। हाँ, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इनको छोड़कर। क्या कहा जा रहा है कि गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, इसको छोड़ के। ठीक है, चलिए विकल्प हम पढ़ लेते हैं। विकल्प है कि विद्यार्थियों के लिए ऐसे सहयोग उत्पन्न करना कि वे समस्याओं के हल का अनुमान और सत्यापन कर सकें। ये तो सही बात है कि विद्यार्थियों के लिए ऐसे सहयोग उत्पन्न करना कि वे समस्याओं के हल के अनुमान और सत्यापन कर सकें। विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने के लिए कौशल को विकसित कर सकें। यह भी अच्छी बात है कि तर्क करने के लिए हम क्या करते हैं, कौशल को विकसित करते हैं। और सन्निकट हल प्राप्त करने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, ये अच्छी बात है कि जो एप्रोक्सीमेट जो सॉल्यूशन होता है, जो हल होता है, उसको प्राप्त करने की जो क्षमता वो प्रोत्साहित हो। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है कि समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करती है, इसको छोड़ के वो क्या है कि समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पना समझ से पहले कराना, ये तो संभव नहीं है। तो यही इसका क्या है, राइट आंसर है। इसका राइट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।